तस्वीर जो नरेंद्र मोदी की दिखी, ऐसी तस्वीर नरेंद्र मोदी की दोबारा आपको न पहले कभी दिखी है न बाद में दिखेगी। लेकिन ये हताश निराश नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं दिखा और उसके बाद जब वो फॉर्म में आए तो नीतीश कुमार हूं, चंद्रबाबू नायडू हूं, सब शरणागत हो गए। राहुल गांधी को ऐसे लंगड़े घोड़े चाहिए, जो खुद लंगड़ा हो, जो खुद विकलांग हो, उसे वैसा शायर चाहिए राज्यसभा के लिए जिसकी कोई औकात नहीं, कुल जमा औकात उसकी शायरी है। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमें पटक पटक के मारा, हमें भारत ने इतना मारा। उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत ने हमें घर में घुस घुस के मारा। उसका आर्मी चीफ कह रहा है कि हमें घुस घुस के मारा गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज 4 जून है, 4 जून 2025। 4 जून 2024, आज से ठीक 1 साल पहले चुनाव परिणाम आया था और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तारीख तय हुई थी। लेकिन 4 जून के शाम 7 बजे जब बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के सम्मान में सभा हो रहा था, तब एक तस्वीर जो कभी भी जहन से नहीं हटता, और कभी हटता है तो डॉक्टर सुनील ओझा जैसे व्यूअर्स हटने नहीं देते। आज उनका आग्रह हुआ, सर इस पे शो तो होना चाहिए। 4 जून 2024 को एक तस्वीर जो नरेंद्र मोदी की दिखी, ऐसी तस्वीर नरेंद्र मोदी की दोबारा आपको न पहले कभी दिखी है न बाद में दिखेगी। ये हताश निराश मोदी की तस्वीर है। ये तस्वीर 4 जून 2024 को ठीक 7:13 की है। ये तस्वीर एक झटके की आई, ऐसा लगा कि आंखों से अंदर से आत्मा रो रही है इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति ने 400 पार का नारा दिया था और नरेंद्र मोदी को इस बात का भरोसा था कि जिस ढंग से उन्होंने 10 साल तक भारत को ऊंचाइयों तक छुआया है, जो भारत का सपना 75 सालों से था, उस सपने को जिस तरह से उन्होंने पूरा किया है, भारत की जनता भर भर कर वोट करेगी और 400 पार एनडीए चली जाएगी। मोदी को इस बात का भरोसा था और देश को भी लगने लगा कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के लिए जो सपने देखे जाते थे वो सब है। भारत को आर्थिक महाशक्ति बना देने वाले मोदी, भारत के गांव-गांव घर-घर में बिजली पहुंचाने वाले मोदी, इज्जत घर बना करके जिहादियों के हर महिलाओं तक वो शौचालय पहुंचा देने वाले मोदी। उन्हें उम्मीद थी कि पहला 5 साल उन्हें क्रांतिकारी काम किया। अगले 5 साल में कोविड से इस देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को बचाया और उस दौर के बाद भी भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाया। नरेंद्र मोदी ने उसी दौर में 370 जैसे वायदे को पूरे किए। आज वक्फ बिल लाकर के वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। इन तमाम चीजों को समझने से पहले इस फ्रेम को समझिए। ये कुछ पल कैसे फ्रेम कहते हैं, टीवी पत्रकारिता की भाषा में ये एक फ्रेम है। बस एक फ्रेम को समझिए। ऐसा हताश निराश नरेंद्र मोदी आपने कभी नहीं देखा होगा। जिस नरेंद्र मोदी को आज राहुल गांधी सरेंडर मोदी कह रहा ना, नरेंद्र सरेंडर, उस नरेंद्र मोदी की ताकत यहीं से शुरू हुई। ये हताश निराश नरेंद्र मोदी, ऐसा लगा कि अब ये सरकार कैसे चला पाएंगे। नरेंद्र मोदी की इस फ्रेम से देश को यह लगा कि अल्पमत की सरकार मोदी कैसे चला पाएंगे। इस देश को लगा कि अटल जी जैसे सौम्य व्यक्ति तो चला गए 32 पार्टियों की सरकार, नरेंद्र मोदी कैसे चला पाएंगे। पूरा विपक्ष इस बात के लिए जश्न मना था कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर है। विपक्ष जश्न में था। कमाल की बात देखिए, 142 सांसदों के साथ पहली बार सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी तो देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 5 साल तक लूट का खेल किया सोनिया ने।
सोनिया को उन्हें इस बात का भरोसा था 142 सीट पाकर के उसने सरकार तो बना ली, दोबारा आएगी नहीं, इसलिए इस देश को लूट लिया जाए। और सोनिया ने अपने एक ऐसे रोबोट को प्राइम मिनिस्टर बना करके अपने गुर्गों से पूरे देश को लुटवाया। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। उसके बाद तो हद ये कि कांग्रेस पार्टी के अखबार का ही गबन कर गया, पूरी तरह से मां बेटे ने नोच करके खा लिया, क्योंकि उम्मीद थी। वरना यदि सोनिया को इस बात की उम्मीद होती कि 2009 में उसकी सरकार आएगी तो नेशनल हेराल्ड तो कम से कम नहीं लूटती। वो मुखपत्र था कांग्रेस का। ऐसा लगा कि पूरी प्लानिंग थी। इसको यदि आप डॉट्स जोड़िए तो साफ लगेगा कि 2008 में जो राहुल गांधी के लिए विदेशी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता का जो प्रमाण है वो सच है, क्योंकि सोनिया ने देश लूट करके बेटे के साथ विदेश भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये पूरा साक्ष्य बता रहे हैं। लेकिन 2009 में कांग्रेस थोड़ी और ताकतवर बनकर के आ गई, क्योंकि उस समय तक भ्रष्टाचार खुला नहीं था। 9 में लौट करके आई और 10-11 तक कांग्रेस का पूरा भ्रष्टाचार का पाप सामने आ गया, और उसके बाद कांग्रेस की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई और 14 से लेकर के 24 तक इस देश का कायाकल्प हो गया। लेकिन 4 जून 2024 की वो तस्वीर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, 4 जून 2024 का वो फ्रेम कभी देश भूलने नहीं पाएगा। इसे फ्रेम कहते हैं क्योंकि एक सेकंड भी नहीं है, ये सेकंड का 10वें हिस्से का फ्रेम है, जिसमें नरेंद्र मोदी हताश निराश दिखाई दे रहे हैं। इस हताश निराश नरेंद्र मोदी को देखने के बाद लगा कि क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार चला पाएंगे, क्या 5 साल इनकी सरकार चल पाएगी। सोनिया को लगा सपना साकार होने जा रहा है, बेटा फिर से सत्ता में आएगा। लेकिन ये हताश निराश नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं दिखा, और उसके बाद जब वो फॉर्म में आए तो नीतीश कुमार हूं, चंद्रबाबू नायडू हूं, सब शरणागत हो गए। तो हताशा बढ़ गई। शरणागत हुए चंद्रबाबू नायडू, शरणागत हुए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार तो मंच पर मोदी के पांव छूने लगे। जिसे कमजोरी बताया जाने लगा, जिसे बैसाखी बताया जाने लगा, वो नीतीश और चंद्रबाबू मोदी की ताकत बन गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो भी फैसले लिए ठीक उसी ढंग से 2014 से 2024 तक वो लेते रहे। उनके फैसले में, हर गुप्त फैसले में ऐसा लगा कि कानों कान किसी को खबर ही नहीं हुई, और वो मजबूती के साथ फैसले लेते रहे। दुनिया के देशों में भारत का जलवा बढ़ता रहा। भारत चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गया, रुपए की कीमत बढ़ने लगी। देश दुनिया के आसपास के देशों में जहां डॉलर के मुकाबले उसके रुपए की कीमत गिरती गई, भारत के रुपए की कीमत बढ़ती चली गई। और यही वजह है कि 10वें स्थान पर जो मनमोहनी सरकार में भारत था, वो चौथे स्थान पे आ गया। आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत आया। भारत का पूरा कायाकल्प हो गया। और ये दौर ऐसा आया कि जो नरेंद्र मोदी को ये मान रहे थे कि मोदी बैसाखी पर है नीतीश और चंद्रबाबू के, उस कांग्रेस की दुर्गति ऐसी हो गई कि एनडीए अलायंस धराशायी हो गया। हालात ऐसे हुए कि जब पहलगांव हादसा हुआ, पहलगांव में जो पाकिस्तानी पाप हुआ, कांग्रेस उसमें भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। आलम यह हुआ कि भारत ने जब पाकिस्तान को कूट कूट करके मारा, पाकिस्तान ने खुद यह कहना शुरू कर दिया कि हमें भारत ने मारा ज्यादा गिना कम। पाकिस्तान के 9 एयरबेस, उसके आतंकी संगठन, दर्जन भर आतंकी संगठन को 22 घंटे में जब भारत ने नस्ते नाबूद कर दिया, तो फिर गिरा कर पाकिस्तान अमेरिका के पांव में गिरा और किसी तरह से युद्ध रुकवाया। यह युद्ध रुक करके सही में भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत ने विश्व को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। लेकिन जो लोग उस समय कह रहे थे कि सरकार ने कि सुरक्षा कारकों से सुरक्षा नीति फेल्योर होने के कारण यह हादसा हुआ, जबकि वहां सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सहयोग की सरकार है। उसके बाद जब यह पता चला कि धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, कांग्रेस ने उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की। और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं होता। जब पाकिस्तान को घर में घुस करके यहीं से पीटा गया,
तो कहा जाने लगा से नो टू वार, युद्ध क्यों हो रहा है। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस पर बवाल काटना शुरू किया और जब युद्ध हुआ उसके बाद ये सरेंडर मोदी है। किस स्तर तक ये आए ये समझा जा सकता है कि आज जो लोग ये उम्मीद पाले हुए थे कि नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर हैं, वो खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कहने लगे। और लंगड़ा घोड़ा ये उनको कहने लगे जो सोनिया की मनमोहनी सरकार में सबसे चापलूस थे। ये लंगड़ा घोड़ा कहने लगे सलमान खुर्शीद को, शशि थरूर को, जिसके लेवल का कोई नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये लंगड़ा घोड़ा कहने लगे मनीष तिवारी को। राहुल की बेचैनी बता रहा है कि हताशा का जो उस नरेंद्र मोदी की तस्वीर कांग्रेस को कहां तबाही की तरफ ले आया। ये अपने लोगों को अब लंगड़ा घोड़ा कह रहा है। तो समझिए इसकी तबाही, इसके मानसिक विक्षिप्त होने की वजह क्या। और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। सोचिए ये दुर्गति तब है जब राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं है। एक समय राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया होते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग राहुल गांधी के बगल में होते तो लगता था कि हाँ उनके पास कुछ है। राहुल गांधी के पास कुछ ताकतवर लोग हुआ करते थे। राहुल गांधी के पास वो तमाम लोग छिटकते चले गए, सब बाहर हो गए। आज दिग्विजय सिंह से लेके तमाम वो बड़े बड़े नेता साइड हो गए। जिस तरह से राहुल कमलनाथ का नाम ले रहे थे, ये साफ लग रहा था कमलनाथ इसके बाप का दोस्त है। तो सोचिए कि इज्जत ये आदमी कितनी देता होगा अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं को क्या, कमलनाथ जैसे लोगों को इस तरह से बात कर रहा है, तो फिर लंगड़ा घोड़ा किसको कह रहा है? लंगड़ा घोड़ा ये उसको कह रहा है जो भारत की गरिमा बढ़ाने के लिए विदेश गया। दरअसल राहुल गांधी की जमीन मोदी ने यहां तक छीन ली। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो उनके अब नवरत्न जितने हैं उन सबको विदेश भेजा जाता पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह डालने के लिए। जरूरत नहीं था कि नरेंद्र मोदी मनीष तिवारी को, सलमान खुर्शीद को, शशि थरूर को भेजें। दरअसल ये सब कांग्रेस के वो प्रभावशाली लोग हैं जिनकी विद्वता के बारे में हर कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कोई दो कौड़ी का शायर नहीं है जो किसी मुख्तार अंसारी, किसी अतीक अहमद के तलवे चाट करके अपना वजूद बनाया हो। ये कोई हरियाणा का वो दो कौड़ी का जाट नहीं है जो 4 बार अपनी जाट लैंड से 4 बार हारता है, पीछे से फर्स्ट करता है और एहसान पर राज्यसभा पहुंच जाता है। राहुल गांधी को ऐसे लंगड़े घोड़े चाहिए जो खुद लंगड़ा हो, जो खुद विकलांग हो। उसे वैसा शायर चाहिए राज्यसभा के लिए जिसकी कोई औकात नहीं, कुल जमा औकात उसकी शायरी है, जो मुख्तार जैसे माफिया, अतीक जैसे माफियाओं की शायरी करके अपना वजूद बनाता है। वो तुकबंदी वाला शायर राहुल गांधी को चाहिए। वो दोहकौड़ी का, वो हरियाणा का वो व्यक्ति चाहिए जो 4 बार पीछे से फर्स्ट करता है, उसे राज्यसभा भेजता है। इसे आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद नहीं चाहिए। इन सबको राज्यसभा से दूर करके ऐसे सड़े हुए घोड़े नहीं, कहिए गधों को राज्यसभा भेजा। और ये राहुल कह रहे हैं कि अब लंगड़े घोड़े को साइड करने का समय है। दरअसल
राहुल की वो दुर्गति नरेंद्र मोदी ने कर दी है जनता के सामने में। ऐसी औकात बता दी है कि घोड़े तो छोड़िए, गधे इनके पास नहीं रह गए। गधों ने भी मान लिया ये सुपर गधा है, इस गधे के साथ, इस गधे से आगे कुछ होना नहीं है। इस हालत में वो हताश नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को ला दिया है। 4 जून 2024 को एक फ्रेम में जो हताश नरेंद्र मोदी दिखा, वो हताश नरेंद्र मोदी का जलवा ताकत इस कदर बढ़ा कि दुनिया में उसका जलवा हो रहा है और उसने इस कांग्रेस को इस गति तक ला दिया। अब सोचिए, राहुल गांधी ने अपने को इस गति में ला दिया कि अपने ही कांग्रेसियों को, अपने ही लोगों को लंगड़ा घोड़ा कह रहा है। वो रेस का घोड़ा, और ये कह रहा है कि चाबुक मारेंगे। सोचिए, कद्दावर नेताओं को सोचिए, इस कांग्रेस पार्टी में कैसे कोई रहता होगा। ये चापलूसों, चिरकुटों की चंडाल चौकड़ी ये कह रहा है कि उस घोड़े को चाबुक मारने की जरूरत है, मतलब कद्दावर नेताओं को ये चाबुक मारेगा। अब राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए किस स्तर तक ये व्यक्ति गिरा, वो देखिए। वो लग रहा है कि हताशा में कहां जा रहा है। देश की जनता जब सुनेगी, ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का भी अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है। जिस भारत ने पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया, जिस पाकिस्तान को भिखमंगी के आधार पर ला दिया, जिस पाकिस्तान को कटोरा थमा दिया, आज पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत ने घेर कर उसे बर्बाद कर दिया। मलेशिया जैसा देश जो उसका मित्र हुआ करता था, वो मलेशिया आज पाकिस्तान के साथ नहीं है। मलेशिया के पास भारत ने गिरगिराया, लेकिन सलमान खुर्शीद वहां गया और मलेशिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। कंबोडिया जैसे देश जो पाकिस्तान के पक्ष में बोल चुका था, सबने अपने बयान वापस लिए। तुर्की को छोड़कर आज पाकिस्तान के साथ कोई खुल करके खड़ा नहीं है। यह स्थिति नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ला दी है। और सोचिए, जिस पाकिस्तान को इस स्तर तक बर्बाद किया भारत ने, उस पाकिस्तान के लिए के सामने नरेंद्र मोदी नहीं, भारत के सरेंडर की बात कह करके राहुल गांधी क्या चाह रहा है? दरअसल राहुल गांधी ये चाह रहा है कि वो इस स्तर तक जाए कि जब उसे जेल भेज दिया जाएगा तो कहे कि हमने मोदी को सरेंडर गांधी मोदी कहा, इसीलिए मुझे जेल भेज दिया गया। ये नरेंद्र मोदी का अपमान है। इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। Wake up to reality. The government of India probably said, let them take the credit if they want to. But from our point of view, we have made it clear that the piece followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take. ये शशि थरूर है, और शशि थरूर बता रहे हैं कि भारत का जलवा कैसे दिखा। लेकिन कमाल की बात है, ये नरेंद्र, ये सरेंडर जो रट रहा है, वो पाकिस्तानी मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसे दिखा रहा है। तब साफ लगता है कि दरअसल खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। सोचिए, दरअसल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी ये वीडियो जो राहुल गांधी से बुलवाया गया, अपने मन से तो कुछ बोल नहीं सकता ये आदमी। उसकी तस्वीरें याद होगी कि पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, बगल में वो सलमान खुर्शीद, इस तरफ दिग्विजय सिंह, ये सब कान में कह रहे तुम्हें बोलना क्या है। ऐसा व्यक्ति ये कुछ भी बोला होगा, इसकी संभावना कतई नहीं है। ये नरेंद्र सरेंडर वाले को देखिए कि जो अपनी मनमोहन सिंह के साथ आतंकवादियों के सामने सरेंडर करता था, जो 26/11 में भारत का स्पोक सरेंडर करवा दिया, जो ऐसे खूंखार आतंकवादी एयरफोर्स के जवानों का हत्यारा उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर सरेंडर भारत सरकार को कराता हो। ऐसा राहुल गांधी, ऐसा इस मां बेटे ने जिसने 5-10 साल तक इस भारत को बर्बाद करके रखा, ये आतंकवादी आज जेल में है। ये उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा की डिमांड इसके लिए है, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। और इस चमचों की चंडाल चौकड़ी लेकर के ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, हमने नरेंद्र को सरेंडर करवा दिया। काम सरेंडर हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है,
देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए अमेरिका के दबाव। अब आप समझ सकते हैं। फिर मैं उसी बिंदु पे आता हूं कि सोचिए इस व्यक्ति ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आलम यह है कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से उठा करके पाकिस्तान का जो सबसे सो कॉल्ड बड़ा पत्रकार है, जैसे राजदीप है ना, यहाँ पे बरखा राजदीप, वैसे इन्हीं लोगों ने बनाया हामिद मीर। ये हामिद मीर है। हामिद मीर ने ये इसी का वीडियो ट्वीट किया, नरेंद्र सरेंडर वाला। तो आप समझ जाइए कि ये राहुल गांधी का, ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र जी ने तुरंत सरेंडर हो गए। दुनिया जान रही है कि भारत ने कितना कूटा। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमें पटक पटक के मारा, हमें भारत ने इतना मारा। उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत ने हमें घर में घुस घुस के मारा। उसका आर्मी चीफ कह रहा है कि हमें घुस घुस के मारा गया। स्वयं प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम सुबह का नमाज पढ़ रहे थे और हमें जुटियाया जा रहा था। उसके बावजूद राहुल गांधी का यह बयान बता रहा है कि राहुल दरअसल भारत का अपमान क्यों कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा लग गया है कि सत्ता अब उसकी वापसी हुई नहीं। सोनिया को इस बात का अंदाजा लग गया है कि राहुल, नरेंद्र मोदी ने लकीर बड़ी लंबी खींच दी। इन सबको इस ये पूरा खेल जो है वो पूरा समझ में आ गया है। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इन सब की बर्बादी और जेहनी क्या हाल है। अब आपको इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। दरअसल इस देश के खिलाफ षड्यंत्र क्या कुछ हुआ। ये फेक षड्यंत्र कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने इस कदर स्तर तक किया कि ये फैलाने की कोशिश की गई कि इस षड्यंत्र को जरा समझिए। रसिया के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र है रसिया। यह नैरेटिव बनाया गया, फेक न्यूज, कि रसिया के साथ पाकिस्तान की डील हो गई है। चाइना और अफगानिस्तान ने मिलकर के पाकिस्तान का साथ दे दिया है, भारत का अफगानिस्तान ने साथ छोड़ दिया। ये सब कमाल की विदेश नीति है। मोदी जी पुराने दोस्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं। भारत की विदेश नीति का हवा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और ये फेक न्यूज, झूठ फैलाया गया। पाकिस्तान ने रूस के साथ किया 2.6 बिलियन का समझौता और रूस ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा फरेब है। नहीं हुई रसिया पाकिस्तान की बड़ी डील। विपक्ष के कुछ नेताओं ने फेक न्यूज फैलाया, ये तमाम मीडिया में आ गया। एक षड्यंत्र के तहत यह कोशिश की गई कि कैसे रसिया के साथ पाकिस्तान की डील हो गई है, रसिया ने भारत को रसिया ने भारत का साथ छोड़ दिया है, दुनिया में भारत जो है वो अकेला पड़ गया है। जबकि सच ये है कि नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटजी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अनाथ कर दिया गया। पाकिस्तान को 4 चौवन्नी देने को कोई तैयार नहीं है। आज चाइना की स्थिति नहीं है कि वो किसी भी ढंग से पाकिस्तान को कर्जा दे। पाकिस्तान कर्जा देने की स्थिति में कोई नहीं। चीन ने कहा कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें खैरात हम दे सकें, कर्ज नहीं मिलेगा। मलेशिया जैसे मित्र ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र हो, इसकी भारत ने पूरी तैयारी की। और सबसे हद की बात यह कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रवादी बना दिया। अब वो राष्ट्रवादी हो या नहीं हो, दुनिया के मंच पे जाके भारत का झंडा उसने ऊंचा किया। कम से कम राहुल गांधी की तरह वो देशद्रोही नहीं बना। सलमान खुर्शीद जो इसी पार्टी में रह करके शाहीन साजिश से लेकर के बाटला हाउस एनकाउंटर के मामले में क्या क्या नहीं गंद फैलाया। अब जो सिमी का वकील रहा वो सलमान खुर्शीद, ऐसा कई बार लगता है जो इस देश का विदेश मंत्री रहा, तब लगता है इस परिवार के दबाव में ऐसे ऐसे नेताओं से क्या क्या कराया गया। वो सलमान खुर्शीद मलेशिया में भारत का झंडा ऐसा ऊंचा किया कि मलेशिया को, पाकिस्तान के साथ मलेशिया के रिलेशन को कट ऑफ करवा दिया। एमजे अकबर जैसे पत्रकार जो सालों से इस कताल खाते में पड़े हुए थे, वो अरब देशों में उन्होंने उनका जलवा दिखा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री 370 पर जिस तरह से मोदी सरकार का उस समय विरोध कर रहे थे, आज 370 के साथ खड़े हो गए और भारत का झंडा उठाए हुए। आनंद शर्मा, वो आनंद शर्मा जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का चीन के साथ दलाली के पक्षधर सबसे बड़े हैं, वो आनंद शर्मा दुनिया में भारत का झंडा उठाए हुए हैं। अब कांग्रेस, राहुल गांधी को ये लग गया है उसकी बर्बादी तय है।
आनंद शर्मा यदि सच बोल गए, उस चीन वाले मामले का सच यदि खोल गए, तो क्या कुछ होगा। गुलाम नबी आजाद जब वो पक्ष रखेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस देशद्रोही हो गई, तो क्या होगा। दरअसल सोनिया और राहुल को ये लग गया है कि अब उसके बर्बादी के दिन है, अब उसके जेल जाने का वक्त है, पूरे देश के अंदर उसकी छी छी थू थू होना है। तो बस यही तरीका है कि हमने नरेंद्र मोदी को ऐसा नरेंद्र सरेंडर कहा, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। अदालत ने राहुल गांधी को पे जूते बरसाए हैं। सेना के अपमान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तुमने सेना का मानहानि किया है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई बनती है। दरअसल ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं कर रहा, ये पागलपन में इंडियन आर्मी का, भारत का अपमान कर रहा है। अब इस सब चीजों से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि 4 जून की वो तस्वीर के बाद कहां तक भारत बदला। भारत यही नहीं बदला। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस सरकार को कहा गया कि ये बैसाखी सरकार है, उस सरकार ने वक्फ बिल पास करके इसी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पे संसद से वक्फ बिल पास करा लिया। देश भर में बुलडोजर गरज रहे हैं। शाहीन साजिश के समय में जो कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो बाप बाप करके कागज दिखा रहे हैं। पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करके उसे धक्के मारकर समंदर में फेंका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं आ रही है जिन याचिकाओं के बल पे विक्टिम कार्ड खेला जाता था। इनके अंदर बंदर के माध्यम से सोनिया के मनमोहनी सरकार के सुपर कैबिनेट का वो अंदर बंदर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मस्त कलंदर बनने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसकी अर्जी को खारिज कर देता है, कह रहा तुम सब ये नौटंकी कर रहे हो। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां जाकर के ये संरक्षण दिलाते थे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को। आज आलम यह है कि उस सुप्रीम कोर्ट में इनके अंदर बंदर और मस्त कलंदरों की याचिकाएं खारिज हो रही है। जो कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो बाप बाप करके कागज दिखा रहे हैं। जो ये कहते थे कि वक्फ बिल पर यदि पास हो गया तो इस देश में कोहराम मचा देंगे, जो कहते थे 370 यदि हो गया तो हम चीन के साथ मिलकर के खेल कर देंगे, वो सब घुटने के बल है। नरेंद्र मोदी का वो फ्रेम जो 4 जून का 2024 का है, वो बार बार आंखों पे घूमता है, और फिर उसी मोदी का इस कदर ताकतवर हो जाना बहुत कुछ दिखाता है। आप इस आलम को देखिए कि जो मदनी जैसे गैंग के लोग भड़काते थे, वो आज उनकी रूह कांप रही है, वो रो रहा है। सैयद अरशद मदनी कह रहा है कि मदरसों को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले जिस सरकार ने हाथ डाला था वो असम है, फिर उत्तराखंड है, फिर यूपी है ने हाथ डाला। अब हरियाणा सरकार ने पानीपत और अलग अलग जगहों पे नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल अवैध मदरसे पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये जहां जहां मजार बना लेते थे, इन सब पे बुलडोजर चल रहा है। ये ताकतवर मोदी का नया स्वरूप है। ये 4 जून 2024 को पल भर के लिए हताश दिखे मोदी के ताकत का स्वरूप है कि मेंटली, मानसिक रूप से राहुल गांधी दिवालिया नजर आ रहे हैं। वो अधपगले की हरकत करने लगे, और देश पूरा देख रहा है कि ऐसा लीडर अपोजिशन कैसे हो सकता है। 4 जून 24 से 4 जून 2025 के मोदी के स्वरूप को देखिए तो आपको सब समझ आएगा कि मोदी कहां से कहां आए। जिस मोदी को यह लगा कि देश की जनता ने उन्हें कमजोर कर दिया है, उन्हें लगा कि तीसरी बार जीत कोई आसान नहीं होता, और फिर अपनी ताकत, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा के बल पे उन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी ताकत बना लिए, जिसे वो बैसाखी विपक्ष वाला कह रहा था। आलम यह हुआ कि वो कांग्रेस जो देश के आतंकवादियों को मनमोहनी सरकार में संरक्षण दे रही थी, वो सलमान खुर्शीद, वो शशि थरूर, वो आनंद शर्मा, वो गुलाम नबी आजाद जो नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते थे, वो शरणागत हो गए। जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बैसाखी कहते थे, वो उसके बदले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लोग मोदी की ताकत बन गए, देश की ताकत बनने के लिए। ये सब मोदी के संग इसलिए आए क्योंकि उन्हें मोदी में एक उम्मीद, राष्ट्र को उत्कर्ष पर ले जाने वाला एक नायक दिख रहा है। और नरेंद्र सरेंडर जपने वाला राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहे हैं। ये देश देख रहा है कि कौन देश का अपमान कर रहा है, कौन देश का गौरव बढ़ा रहा है। इसीलिए 4 जून 24 का मोदी और 4 जून 2025 के मोदी में एक साल में एक बड़ा फर्क दिख रहा है। ये फर्क भारत का है। आपको इसके मायने समझ आ रहे होंगे। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए तो कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ
मेंबर बन के खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा हाथ से उठ गई। जय हिंद, वंदे मातरम।